नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रोफेसर राकेश बिश्नोई आज फिर आपके सामने YouTube प्लेटफॉर्म के माध्यम से साइंस की क्लास के साथ तो जो अपने पोषण और संतुलित भोजन का जो टॉपिक था उसके वीडियो नंबर पार्ट नंबर जो फर्स्ट है। नमस्कार डियर स्टूडेंट, मैं प्रोफेसर राकेश बिश्नोई फिर से साइंस की क्लास के साथ आपके सामने YouTube प्लेटफॉर्म पे तो पिछले अपने संतुलित भोजन और पोषक तत्व के वीडियो पार्ट फर्स्ट में अपनी बात कर चुके हैं किसके बारे में, संतुलित भोजन और पोषण के बारे में। और उसके अलावा अपनी बात की जा रही थी किसके बारे में, पोषक तत्वों के बारे में। और पोषक तत्व में अपने पढ़ चुके हैं कार्बोहाइड्रेट। और आज अपने संतुलित भोजन और पोषक तत्व पार्ट 2 के अंदर अपने आज बात करने वाले हैं किसके बारे में, पोषक तत्व वसा के बारे में। देखिए आज का जो अपना टॉपिक है वह कौन सा है, वसा, या इसे अपने क्या बोलेंगे, फैट। वसा या फैट। देखो बेटा, वसा का निर्माण किस प्रकार से होता है। वसा का निर्माण किससे होता है, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के मिलने से। वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के मिलने से किसका निर्माण होता है, एस्टर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एस्टर का निर्माण होता है, जिसे अपने क्या कहा जाता है, वसा कहा जाता है। तो वसा का निर्माण किससे होता है, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के मिलने से किसका निर्माण होता है, एस्टर या वसा का निर्माण होता है। और अगर अपने बात करें 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अगर द्रव अवस्था में है, किस अवस्था में, द्रव अवस्था में है, तो वह क्या कहलाएगा, तेल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तेल कहलाएगा। और 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अगर ये ठोस अवस्था में है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अगर ठोस अवस्था में है तो इसे क्या कहेंगे, वसा कहा जाता है। तो वसा की अगर अपनी बात करें, वसा का निर्माण किससे होता है, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के मिलने से क्या बनते हैं, एस्टर बनता है। और एस्टर को ही अपनी क्या कहा जाता है, वसा कहा जाता है। और कोई वसीय पदार्थ अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है तो वह कहलाता है तेल। और 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अगर ठोस अवस्था में उपस्थित होता है तो वह क्या कहलाता है, वसा कहलाता है। समझा गई बात। अब देखिए अपने से क्वेश्चन पुटअप कर दिया जाता है कि 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, 9.3 किलो कैलोरी। समझा गई बात। अगर पूछा जाए कि 1 ग्राम वसा के दहन से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। समझा गई बात यहां तक। अब देखो, अब अपने देखिए अगर अपने शरीर में क्या आ जाती है, वसा की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाए, वसा की कमी हो जाती है। तो वसा की कमी से शरीर में किस प्रकार के प्रभाव दिखाई देने लगते हैं, वसा की कमी होने पर अपने शरीर का वेट है वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, वजन घटने लगता है। और जो त्वचा है वो रुकी रुकी रहने लगती है, मतलब त्वचा से संबंधित बीमारियां उत्पन्न होने लगती है। तो वसा की कमी से वजन घटना और त्वचा से संबंधित बीमारियां, त्वचा से संबंधित बीमारियां उत्पन्न होने लगती है, त्वचा से संबंधित बीमारियां। इसके अलावा वसा की कमी से वजन घटना, त्वचा से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। और अगर अपने शरीर के अंदर वसा की मात्रा क्या हो जाए, अधिक हो जाए, तो वसा की अधिकता से किस प्रकार के प्रभाव दिखाई देते हैं,
वसा की अधिकता से किस प्रकार के प्रभाव दिखाई देते हैं? देखिए, अगर अपने शरीर के अंदर फैट या वसा की मात्रा अधिक हो जाती है तो इससे अपने शरीर की चर्बी बढ़ने लगती है, मतलब शरीर में मोटापा बढ़ने लगता है। मोटापा बढ़ेगा तो वजन बढ़ेगा, और वजन बढ़ेगा तो अपना शरीर आलस्यपन में रहेगा, मतलब निद्राकालीन श्वास से संबंधित समस्या आ जाती है। मतलब जब अपनी रात्रि में सोते हैं तो अपनी सोने के दौरान श्वास से संबंधित समस्या होने लगती है, श्वास रुकने लगता है, और इसके कारण क्या हो सकता है, हृदय से संबंधित रोग या हृदयघात रोग भी हो सकता है। तो वसा की अधिकता से वजन बढ़ना, मोटापा, इसके अलावा निद्राकालीन श्वास समस्या, निद्राकालीन श्वास समस्या, इसके अलावा हृदयघात रोग, हृदयाघात, और रक्तदाब से संबंधित समस्या, रक्तदाब दाब से संबंधित समस्या उत्पन्न होने लगती है। रक्तदाब से संबंधित समस्या उत्पन्न हो जाती है। किसके कारण उत्पन्न होती है बेटा? रक्तदाब से संबंधित समस्या किसके कारण उत्पन्न होती है? वसा की अधिकता से। अपने बात की किसकी? वसा की। वसा का निर्माण किससे होता है? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के मिलने से किसका निर्माण होता है? एस्टर का निर्माण होता है, जिसे अपने क्या कहा जाता है? वसा कहा जाता है। और 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अगर वसीय पदार्थ द्रव अवस्था में पाई जाती है तो वह तेल कहलाता है, और 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अगर वसीय पदार्थ ठोस अवस्था में है तो उसे अपने क्या कहेंगे? वसा कहा जाता है। और 1 ग्राम वसा के दहन से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। और वसा की अगर शरीर में कमी उत्पन्न हो जाती है तो कमी होने के कारण जो वेट है, वजन है, वो घटने लगता है, शरीर में कमजोरी आने लगती है, और त्वचा रुकी रुकी रहने लगती है, जिससे त्वचा से संबंधित बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। और वसा की अधिकता से पेट बढ़ेगा, चर्बी बढ़ेगी, वजन बढ़ेगा, मोटापा बढ़ेगा, और रात्रि में सोने के दौरान श्वास रुकने से संबंधित समस्या, जिसको अपने निद्राकालीन श्वास समस्या कहा जाता है, और हृदयाघात मतलब हार्ट अटैक से संबंधित समस्या, रक्तदाब से संबंधित समस्या किसके कारण होती है? वसा की अधिकता से उत्पन्न होती है। समझा गई बात? समझा गया क्या? समझ में आ गया तो फटाफट नोट कर लीजिए। इसके बाद अपने आगे बात करते हैं। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ जी। अब देखिए, अब अपने आगे बात करते हैं किसके बारे में? वसा के स्रोत के बारे में। तो वसा के स्रोत कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। वसा के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, वसा के स्रोतों की अगर बात करें तो वसा के स्रोत कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? वसा के स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पादप वसा, पादप वसा, जिसको अपने क्या बोलते हैं? वनस्पति वसा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वनस्पति वसा भी कहा जाता है। और एक होती है जंतु वसा, जंतु वसा मतलब प्लांट फैट, और इसको अपने क्या कहेंगे? एनिमल फैट, एनिमल फैट। तो वसा के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, पादपीय वसा या वनस्पति वसा, और दूसरा होता है जंतु वसा। तो देखो बेटा, पादप वसा कौन सी होती है? पादप वसा की अगर अपनी बात करें तो मतलब वे वसा के स्रोत जो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा? पादप वसा या वनस्पति वसा कहेंगे। जैसे कि पादप वसा के अंदर आ जाते हैं जैसे काजू हो गया, बादाम हो गया, सरसों हो गई, सोयाबीन हो गया, नारियल हो गया, सूरजमुखी है, तिल है, मूंगफली है, ये सारे के सारे क्या हैं? पादप वसा के स्रोत हैं। कौन कौन से हैं? काजू, बादाम, सरसों, सोयाबीन, सोयाबीन,
मूंगफली, इसके अलावा तिल इत्यादि, ये क्या है, सारे के सारे पादपीय वसा के स्रोत होते हैं। इसके बाद अपने बेटा बात करते हैं नंबर 2 टाइप, जो कौन सा है, जंतु वसा, मतलब वसा के वे स्रोत जो हमें जीव जंतु से प्राप्त होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, जंतु वसा कहा जाता है। तो बेटा जीव जंतु से अपने वसा के कौन कौन से स्रोत प्राप्त होते हैं, तो देखो दूध प्राप्त होता है, दूध से क्या प्राप्त करते हैं, घी प्राप्त करते हैं, मक्खन प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर अपनी बात करें, चर्बी होगी, मांस हो गया, मछली होगी, ये सारे के सारे क्या है, जीव जंतु से प्राप्त होने वाले वसा के स्रोत हैं। तो जंतु वसा के स्रोत कौन कौन से हैं, दूध, घी, मक्खन, चर्बी, मांस, मछली इत्यादि, ये सारे के सारे स्रोत कौन से हैं, जंतु वसा के हैं। मतलब वसा के वे स्रोत जो हमें जीव जंतु से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, जंतु वसा कहते हैं। और वे स्रोत, वसा के वे स्रोत जो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, पादप वसा कहलाते हैं। तो देखो अपनी बात की किसके बारे में, वसा के स्रोतों के बारे में। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार की, पादप वसा और जंतु वसा। पादप वसा जो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, काजू, बादाम, सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, तिल इत्यादि, जैसे सूरजमुखी है, तो ये भी पादप वसा है। ये सारे के सारे क्या पादप वसा के प्रकार हैं। जंतु वसा मतलब वे वसा के स्रोत जो जीव जंतु से प्राप्त होते हैं, कौन कौन से हैं, दूध, घी, मक्खन, चर्बी, मांस, मछली, ये सारे के सारे क्या हैं, जंतु वसा के स्रोत हैं। समझा गई बात, समझ में आ गया तो फटाफट नोट कर लीजिए। इसके बाद अपने आगे बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शाबाश। अब देखो नेक्स्ट देखिए, अब अपने आगे बात करते हैं वसा के प्रकारों की। किसकी, वसा के प्रकार। तो वसा के प्रकारों की अगर अपने बात करें, तो वसा के कितने प्रकार होते हैं, वसा 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है बेटा, वसा के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन सी, एक होती है संतृप्त वसा, कौन सी, संतृप्त वसा, और दूसरी होती है असंतृप्त वसा। दूसरी कौन सी होती है, असंतृप्त वसा। तो देखो बेटा संतृप्त वसा कौन सी होती है, संतृप्त वसा वो होती है जिससे अपने शरीर के अंदर 2 प्रकार की कोलेस्ट्रॉल पाई जाती है। अपने शरीर में क्या पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं। और कोलेस्ट्रॉल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। और दोनों प्रकार के जो कोलेस्ट्रॉल हैं उन्हें क्या कहा जाता है, एक होता है एलडीएल और एक होता है एचडीएल। देखो एलडीएल का पूरा नाम क्या होता है, लो डेंसिटी, लो डेंसिटी लेपोपेशन, लेपोपेशन। ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है, ये शरीर के लिए क्या होता है, हानिकारक कोलेस्ट्रॉल होता है। शरीर के लिए क्या होता है, हानिकारक कोलेस्ट्रॉल होता है। और दूसरा टाइप कौन सा है, एचडीएल, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाई डेंसिटी लेपोपेशन, लेपोपेशन। ये क्या होता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। क्या माना जाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, जो शरीर के लिए या स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, उत्तम कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। तो देखो शरीर में 2 प्रकार के कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं, एक तो एलडीएल और दूसरा एचडीएल। एलडीएल का पूरा नाम क्या है, लो डेंसिटी लेपोपेशन, और एचडीएल का पूरा नाम क्या है, हाई डेंसिटी लेपोपेशन। एलडीएल है वो हानिकारक कोलेस्ट्रॉल होता है, एचडीएल क्या होता है, शरीर के लिए एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। अब देखो वसा के प्रकारों की अपनी बात कर रहे हैं, तो वसा कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। समझा की बात, संतृप्त वसा कौन सी होती है, वे वसा
वे वसा जिनका उपयोग करने से शरीर में किसकी एलडीएल की मात्रा बढ़ जाती है। और एलडीएल क्या है? एक हानिकारक कोलेस्ट्रॉल है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो एक हानिकारक कोलेस्ट्रॉल है। और संतृप्त वसा के प्रयोग से अपने शरीर में एलडीएल की मात्रा बढ़ जाती है और उससे क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं? अगर एलडीएल बढ़ेगा तो एलडीएल से हार्ट अटैक से संबंधित समस्या हो सकती है। जो रक्त वाहिनियां होती है, धमनियां, धमनियों के अंदर क्या हो सकती है? रुकावट उत्पन्न हो सकती है। तो संतृप्त वसा कौन सी होगी? इस वसा के उपयोग से, इस वसा के उपयोग से शरीर में क्या होता है? हानिकारक कोलेस्ट्रॉल, हानिकारक कोलेस्ट्रॉल कौन सा है? एलडीएल बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। उसे अपने क्या कहेंगे? संतृप्त वसा। और जब एलडीएल बढ़ेगा जिससे क्या हो जाएगी? हृदयाघात रोग हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। और हृदयाघात के साथ साथ धमनियों में क्या उत्पन्न होती है? रुकावट उत्पन्न होने लगती है, धमनियों में रुकावट उत्पन्न होने लगती है। समझा की बात बेटा? उत्पन्न होने लगती है। ये बात समझ में आई? संतृप्त वसा किसे कहेंगे? वह वसा जिसका उपयोग करने से शरीर में हानिकारक कोलेस्ट्रॉल एलडीएल मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बढ़ जाता है, जिससे हृदयाघात और धमनियों में रुकावट उत्पन्न होने लगती है। और इसके बाद है संतृप्त वसा। ठीक है, तो संतृप्त वसा की अगर अपने बात करें तो इसका उपयोग करने से शरीर के अंदर जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता है? एचडीएल, जिसे अपने क्या कहते हैं? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहा जाता है। तो वह वसा जिसके उपयोग से एक गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल की मात्रा बढ़ जाती है, तो एचडीएल की मात्रा बढ़ती है तो उससे मतलब स्वास्थ्य के लिए क्या होती है? लाभदायक होती है। तो वह वसा जिसके उपयोग से, इस वसा के उपयोग से क्या होता है? उपयोग से शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, मात्रा बढ़ती है। वह वसा क्या कहलाएगी? असंतृप्त वसा कहलाएगी। और असंतृप्त वसा के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? जैसे कि दूध हो गया, काजू है, बादाम है, मछली है। ठीक है, ये सारे के सारे किसके सोर्सेज हैं? असंतृप्त वसा के। दूध, काजू, मछली, ये सारे के सारे किसके स्रोत हैं? असंतृप्त वसा के स्रोत हैं। इसके अलावा जैसे सरसों हो गया, जैसे सोयाबीन हो गया, ये सारे के सारे किसके स्रोत कहलाते हैं? असंतृप्त वसा के। बेटा वसा के कितने प्रकार होते हैं? वसा दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा किसे कहेंगे? वह वसा जिसका उपयोग करने से शरीर में हानिकारक कोलेस्ट्रॉल एलडीएल बढ़ जाता है, जिससे हृदयाघात और धमनियों में रुकावट जैसी बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। इसके बाद असंतृप्त वसा किसे कहेंगे? वह वसा जिसके उपयोग से शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है। वह स्रोत कौन कौन से हैं? दूध, काजू, मछली, सरसों, सोयाबीन है। ठीक है, ये सारे के सारे स्रोत कौन से हैं? जैसे बादाम हो गया, बादाम भी क्या है? संतृप्त वसा का स्रोत है। जैसे कि मूंगफली हो गई, ये भी क्या है? असंतृप्त वसा का स्रोत होता है। समझा गई बात? समझा गया? देखिए इसके बाद अपने बात करते हैं, वसा की मात्रा अधिक होने के कारण क्या बढ़ जाता है? मोटापा बढ़ता है। क्या बढ़ता है? मोटापा बढ़ता है। तो मोटापे को लेकर अगर अपनी बात करें तो देखो, मोटापे से संबंधित एक सूचकांक होता है। मोटापे से संबंधित क्या होता है? एक सूचकांक होता है जिसे अपने क्या कहते हैं? बीएमआई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीएमआई कहा जाता है। तो मोटापे से संबंधित, मोटापे से संबंधित सूचकांक, सूचकांक क्या कहलाएगा? मोटापे से संबंधित सूचकांक बेटा कौन सा होता है?
ये होता है BMI, BMI जिसका पूरा नाम क्या है, बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स, या इसे क्या कहते हैं, शरीर भार सूचकांक। क्या कहते हैं, शरीर भार सूचकांक कहा जाता है। और ये BMI है वो क्या है, मोटापे से संबंधित सूचकांक है, ठीक है, जो किसका अनुपात होता है, मानव के भार का और मानव के शरीर की लंबाई का अनुपात होता है। शरीर भार सूचकांक या BMI क्या होता है, मानव भार व मानव शरीर की लंबाई का अनुपात, मानव शरीर की लंबाई का अनुपात क्या कहलाता है, BMI कहलाता है, जो मोटापे से संबंधित सूचकांक होता है। समझा की बात। पूछा जाए मोटापे से संबंधित सूचकांक कौन सा है, BMI, जिसका पूरा नाम क्या है, बॉडी मास इंडेक्स या शरीर भार सूचकांक। और शरीर भार सूचकांक कहते किसे हैं, मानव भार व लंबाई के अनुपात को क्या कहा जाता है, शरीर भार सूचकांक कहा जाता है। यदि अगर किसी व्यक्ति का BMI कितना है, BMI कितना है, 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर है, 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर है, तो मोटापे की जो स्थिति होगी वह पूर्व स्थिति होगी। मोटापा पूर्व स्थिति में रहेगा, मतलब पूर्व स्थिति में मतलब पतला व्यक्ति, पतला व्यक्ति क्या होगा, मोटापे की पूर्व स्थिति कहलाती है, ठीक है। तो जब अपने शरीर का बॉडी मास इंडेक्स है या BMI है वह 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर है या इससे कम है, तो वह स्थिति क्या कहलाती है, शरीर के पतलेपन की स्थिति कहलाती है, जिसे मोटापा पूर्व स्थिति कहते हैं। और बेटा अगर BMI कितना है, BMI 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर है, तो ये स्थिति क्या कहलाएगी, मोटापे की स्थिति कहलाती है। क्या कहलाती है, मोटापे की स्थिति कहलाती है। मतलब इस स्थिति के अंदर मोटापा है वह क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। समझा की बात। तो मोटापे से संबंधित सूचकांक कौन सा होता है, BMI, जिसे अपने क्या कहा जाता है, बॉडी मास इंडेक्स कहा जाता है या शरीर भार सूचकांक कहा जाता है। शरीर भार सूचकांक कहते किसे हैं, मानव भार और लंबाई का अनुपात क्या कहलाता है, शरीर भार सूचकांक कहलाता है। और अगर अपने शरीर का बॉडी मास इंडेक्स 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर है या इससे कम है, तो मोटापा पूर्व स्थिति में होगा, मतलब व्यक्ति क्या होगा, पतलेपन का शिकार होगा। और BMI मतलब बॉडी मास इंडेक्स 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर है, तो व्यक्ति की जो स्थिति होगी वो मोटापे की स्थिति होती है। समझा की बात यहाँ तक। तो ये थे अपने वसा और वसा के प्रकार और वसा के स्रोत। अब अपने आगे बात करते हैं किसके बारे में, विटामिन के बारे में। किसके बारे में, विटामिन के बारे में। देखो विटामिन, विटामिन की अगर अपनी बात करें तो विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई, विटामिन का नामकरण किसके द्वारा किया गया। तो देखो बेटा अपने को ध्यान रखना है कि विटामिन के खोजकर्ता कौन थे, खोजकर्ता कौन थे, लेनिन थे। कौन थे, लेनिन थे। लेकिन विटामिन का नामकरण किसने किया, विटामिन का नामकरण किसके द्वारा किया गया, फंक के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, फंक के द्वारा किया गया। तो बेटा ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। विटामिन के खोजकर्ता कौन थे, लेनिन, और विटामिन का नामकरण किसने किया था, फंक ने किया था। और विटामिन के प्रकार कौन कौन से हैं, विटामिन के जो प्रकार है वह कौन कौन से हैं, विटामिन ए हो गया, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन के प्रकार कौन कौन से हैं, ए बी सी डी ई और के हैं। अब बेटा अपने से पूछ लिया जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। देखिए जल में घुलनशील, जल में घुलनशील, देखो बिस्लेरी का पानी आता है, बिस्लेरी को जल है ना, तो बिस्लेरी बी सी। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सी होंगे, विटामिन बी और सी होंगे। तो बाकी जो बच गए वो किस में घुलनशील हैं, वसा में घुलनशील विटामिन है, वसा में
घुलनशील विटामिन कौन से हैं बेटा? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये 4 विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन है और विटामिन बी और सी क्या है? जल में घुलनशील विटामिन है। समझा गई बात? विटामिन के खोजकर्ता कौन थे? लेनिन। विटामिन का नामकरण किसने किया? पंक ने। विटामिन के प्रकार कौन कौन से हैं? ए, बी, सी, डी, ई और के। और जल में घुलनशील विटामिन पूछे तो कौन से हैं? विटामिन बी और सी। वसा में घुलनशील विटामिन पूछे जाए तो विटामिन ए, डी, ई और के। समझा गई बात? अब अपने से पूछ लिया जाता है कि एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन से हैं? एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन मतलब जिनके अंदर प्रतिऑक्सीकारक का गुण पाया जाता है, वे विटामिन कौन कौन से हैं? शाबाश, जल्दी से बताइए कौन कौन से हैं? विटामिन ए, सी और विटामिन ई जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जिनमें ऑक्सीकरण क्रिया को रोकने की क्षमता पाई जाती है, वे क्या कहलाते हैं? एंटीऑक्सीडेंट विटामिन। कौन से विटामिन होते हैं? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करने वाली, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करने वाली विटामिन क्या कहलाते हैं? या ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को रोकने वाली विटामिन क्या कहलाते हैं? एंटीऑक्सीडेंट विटामिन की कहलाते हैं। तो इसी कारण विटामिन ई को क्या कहा जाता है? सुंदरता का विटामिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुंदरता का विटामिन। किसे कहा जाता है? विटामिन ई को कहा जाता है। समझा गई बात? विटामिन के खोजकर्ता लेनिन। विटामिन का नामकरण किसने किया? पंक ने। विटामिन के प्रकार कौन कौन से हैं? ए, बी, सी, डी, ई और के। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? बिस्लेरी से ध्यान रखना है, बी, सी। वसा में घुलनशील कौन सी है? ए, डी, ई और के। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन से हैं? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई। तो ये विटामिन क्या कहलाते हैं? एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहलाते हैं, जो ऑक्सीकरण प्रक्रिया को रोकने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होने के कारण जो सुंदरता का विटामिन होता है वह कौन सा होता है? विटामिन ई। क्योंकि विटामिन ई के अंदर एंटीऑक्सीडेंट का गुण है वह सर्वाधिक पाया जाता है। समझा गई बात? अब अपने बात करते हैं एक एक विटामिन को लेके। देखिए पहला विटामिन कौन सा है? विटामिन ए। विटामिन ए, विटामिन ए की अगर अपने बात करते हैं तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो सबसे पहले अपने बात करें तो विटामिन ए का रासायनिक नाम, बेटा रासायनिक नाम क्या होगा विटामिन ए का? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनोल होता है। क्या होता है? रेटिनोल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनोल। अब देखिए विटामिन ए की अगर शरीर में कमी हो जाती है तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है बेटा? रतौंधी रोग होता है। कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी रोग। रतौंधी रोग कौन सा होगा? रात्रि में दिखाई न देना, रात्रि में दिखाई न देना कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। और इसके अलावा एक रोग और हो जाता है जो कौन सा है? जीरोथैलेमिया। जीरोथैलेमिया। तो जीरोथैलेमिया भी एक अंधेपन से संबंधित रोग है। ठीक है, जो आंख में किसके कारण होता है? आंख में सूखापन, आंख में सूखापन होना क्या कहलाता है? जीरोथैलेमिया कहलाता है। जीरोथैलेमिया किसे कहेंगे? जब आंखों में क्या होगा? सूखापन रहता है, आंखों में सूखापन रहता है तो उस रोग को क्या कहा जाता है? जीरोथैलेमिया कहा जाता है। ये रोग भी किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। बेटा विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग? रतौंधी और जीरोथैलेमिया। और लगभग विश्व के अंदर
85% लोगों के अंदर क्या होता है, 80 से 85% लोगों में अंधेपन का जो सबसे प्रमुख कारण माना जाता है वह कौन सा माना जाता है, जीरोप्थेलेमिया रोग माना जाता है। तो अब देखिए विटामिन ए के स्रोत कौन कौन से हैं, तो देखिए विटामिन ए के प्रमुख स्रोत, तो प्रमुख स्रोतों की अगर अपनी बात करें, विटामिन ए के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, गाजर हो गई, इसके अलावा जितनी भी अपनी हरी सब्जियां हैं, हरी सब्जियां हो गई, दूध हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, विटामिन ए के प्रमुख स्रोत है। गाजर, दूध, पपीता, आम, इसके अलावा हरी सब्जियां, ये सारे के सारे किसके प्रमुख स्रोत माने जाते हैं, विटामिन ए के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। समझा की बात। विटामिन ए के प्रमुख स्रोतों की बात की जाए तो विटामिन ए के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं, गाजर है, दूध है, पपीता है, आम है और हरी सब्जियां हैं। समझा की बात। तो देखिए जो पेड़ पौधे होते हैं, ये सॉरी नाक होता है, नाक में जो परत पाई जाती है, नाक में जो परत पाई जाती है उसका निर्माण किसके द्वारा होता है, विटामिन ए के द्वारा। तो नाक में पाई जाने वाली परत का निर्माण, पाई जाने वाली परत का निर्माण किसके द्वारा होता है, विटामिन ए के द्वारा। निर्माण विटामिन ए के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, विटामिन ए के द्वारा होता है। नाक के अंदर जो परत पाई जाती है उसका निर्माण कौन करता है, विटामिन ए करता है, ठीक है। और वे जो परत जो नाक के अंदर पाई जाती है जिसका निर्माण विटामिन ए करता है, वह क्या करता है, वह परत क्या करती है, संक्रमण से हमारे शरीर की सुरक्षा करती है। जो संक्रमण से हमारे शरीर की क्या करती है, सुरक्षा करती है। संक्रमण से शरीर की सुरक्षा करती है, कौन करती है, नाक में पाई जाने वाली परत। और नाक में पाई जाने वाली परत का निर्माण किससे होता है, विटामिन ए से होता है। समझा की बात। अब देखिए इसके बाद अगर अपनी बात करें तो ये अपने शरीर को संक्रमण से बचाता है, इसलिए विटामिन ए को क्या कहा जाता है, संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे संक्रमण रोधी विटामिन बी कहा जाता है। संक्रमण रोधी विटामिन कौन सा है, विटामिन ए है, संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है। समझा की बात। अब देखिए अपने से पूछ लिया जाता है कि विटामिन ए को किसके साथ लगाया जाता है, टीकों के साथ लगाया जाता है। और ये टीकाकरण जो पद्धति है वे क्या कहलाती है, विटामिन ए को किसके साथ लगाया जाता है, विटामिन ए को टीकों के साथ लगाया जाता है। टीकों के साथ जो लगाया जाता है ये पद्धति क्या कहलाती है, यूआईपी कहलाती है। टीकों के साथ लगाया जाता है। समझा गई बात बेटा। विटामिन ए को किसके साथ शरीर में दिया जाता है, टीकों के साथ दिया जाता है, जिसे अपने क्या कहा जाता है, यूआईपी पद्धति कहा जाता है, या अपने इसको क्या बोलते हैं, यूनाइटेड इंजेक्ट प्रोग्राम कहा जाता है, मतलब सार्वत्रिक टीकाकरण कार्यक्रम कहा जाता है। यूआईपी का पूरा नाम क्या है, सार्वत्रिक टीकाकरण कार्यक्रम। सार्वत्रिक टीकाकरण कार्यक्रम किसका पूरा नाम है, यूआईपी का, ठीक है। यूनियन इंजेक्शन प्रोग्राम। समझा की बात। विटामिन ए को किसके साथ दिया जाता है, शरीर में टीकों के साथ दिया जाता है। और विटामिन ए का निर्माण कहाँ पे होता है, लीवर में होता है। कहाँ पे होता है, लीवर में होता है। विटामिन ए का निर्माण कहाँ होता है, लीवर में। लीवर किसको कहते हैं बेटा, यकृत को कहते हैं। और यकृत में किससे होता है, बीटा कैरोटीन से होता है। किससे होता है, बीटा कैरोटीन से होता है। समझा की बात। ये था बेटा अपना विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रतुंधी, रात्रि में दिखाई नहीं देता। दूसरा रोग कौन सा है, जीरोप्थेलेमिया, जिससे आंखों में सूखापन आ जाता है। और विश्व में जो अंधेपन का जो पहला कारण बताया जाता है वह कौन सा है, जीरोप्थेलेमिया रोग है।
और विटामिन ए के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं जिनसे विटामिन ए की पूर्ति की जा सकती है? गाजर, दूध, पपीता, आम, हरी सब्जियां, ये क्या है? विटामिन ए के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। और नाक के अंदर जो परत पाई जाती है उसका निर्माण किससे होता है? विटामिन ए से होता है। और ये परत हमारे शरीर को संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करती है, इसलिए विटामिन ए को क्या कहा जाता है? संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है। और विटामिन ए को शरीर के अंदर टीकों के साथ लगाया जाता है और ये कार्यक्रम क्या कहलाता है? यूआईपी कहलाता है, यूनियन इंजेक्ट प्रोग्राम कहलाता है, जिसे अपने हिंदी में क्या कहा जाएगा? सार्वत्रिक टीकाकरण कार्यक्रम। और विटामिन ए का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है, यकृत में होता है। किससे होता है? बीटा कैरोटीन से होता है। किससे होता है? बीटा कैरोटीन से होता है। समझा की बात? इसके बाद अपने विटामिन बी के बारे में कल अपने बात करेंगे। ठीक है, विटामिन बी, सी, डी, ई और के, बाकी विटामिन अपने पढ़ेंगे कल। तो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं कल इसी टाइम। जय हिंद, जय भारत।